मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। रफा में सैन्य कार्रवाई की तीखी आलोचना के बीच इजरायली सेना ने रविवार को हुए हमलों को लेकर दी सफाई। कहा हो सकता है आग वहां हमास के हथियारों के गोदाम के कारण लगी हो। Our ammunition alone could not have ignited a fire of this size. We are looking into all possibilities. रफा में हमले रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने अल्जीरिया पेश करेगा प्रस्ताव। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर उठाया सवाल। 21. yüzyılda canlı yayınla tüm insanlığın izlediği bir soykırımı durduramayacaksan हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारे राज्यों में प्रिवेल हुई। इवन टेम्परेचर 47 से ज्यादा भी थे और हमारा यही अनुमान है कि आज भी जो टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे। भारत में हीट वेव का कहर जारी। उत्तरी भारत की कई जगहों पर पारा 50 के पास पहुंचा। 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार अपनी चरम पर। पंजाब में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद छिड़ी चर्चा। चुनावी हलचल में सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव का विश्लेषण, लेकिन उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुमिरन से। स्वीडन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के अपने अब तक के सबसे बड़े पैकेज का अनावरण किया है। इसमें हवाई सुरक्षा में सुधार के लिए निगरानी विमान और उपकरण शामिल होंगे। स्टॉकहोम ने अगले 3 सालों में $7 अरब से ज्यादा की सहायता का वादा किया है। रूस का मुकाबला करने के लिए नेटो ने यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया और अब स्वीडन भी इसमें शामिल हो गया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यदि देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया। Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах. व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं वो देश जो नेटो के सदस्य हैं, विशेष रूप से यूरोप के वो छोटे और घनी आबादी वाले देश, उनको पता होना चाहिए कि वो किससे भिड़ रहे हैं। वे रूसी क्षेत्र में हमलों के बारे में बात करने से पहले इस बात पर विचार करें कि उनका मुकाबला आखिर किससे है। यूरोपीय संघ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए एक नया कार्यालय बना रहा है। ये एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देगा जो इनोवेटिव और कॉम्पिटिटिव है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करेगा कि एआई यूरोपीय संघ के नियमों और मूल्यों का सम्मान करे। इस साल की शुरुआत में यूरोपीय संघ में एआई कानून के पारित होने के बाद ये घोषणा हुई है, जो एआई रचनाकारों पर ये सुनिश्चित करने को कहता है कि वो लोगों को नुकसान से बचाए। कंपनियों के पास अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2026 तक का समय है। भारत में गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रिज भूषण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले की एसयूवी कार फॉर्च्यूनर और बाइक के बीच एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौत हो गई है। गोंडा के एसपी राधे श्याम राय ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज 29 मई सुबह लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका को लेने से इनकार कर दिया है। कानूनी मामलों पर रिपोर्ट देने वाली वेबसाइट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर फैसला फिलहाल सुरक्षित है। इस एक्सटेंशन याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर परिवार के 8 लोगों की हत्या कर फांसी लगा ली। ये घटना तामिया तहसील के बोदल कछार गांव की है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि किस वजह से व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मुताबिक इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका इलाज भी चल रहा था। दिल्ली सरकार की जल मंत्री अतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को पत्र लिखा है। जल मंत्री ने पत्र लिखकर ये कहा है कि जल बोर्ड तुरंत दिल्ली में 200 टीमें तैनात करे और पानी की बर्बादी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम को राजद्रोह और यूएपीए के केस में जमानत दे दी है। हालांकि उनके वकील ने ये बताया कि शर्जील अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दिल्ली दंगों में कथित षड्यंत्र वाले केस में अभी भी अभियुक्त हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसराइल हमास युद्ध से। सैन्य कार्रवाई को लेकर बढ़ रही अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बावजूद दक्षिणी गजा के रफा में इसराइल ने ताज़ा हमलों को अंजाम दिया है। भारी हवाई बमबारी के बाद मंगलवार को पहली बार इसराइली टैंकों ने रफा के केंद्रीय हिस्से में प्रवेश किया है। इधर इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साखी हनेगबी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि गजा में युद्ध कम से कम इस साल के आखिर तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि गजा और मिस्र के बीच के बफर जोन के लगभग 75% हिस्से पर, जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहा जाता है, उस पर अब इसराइल का कब्जा हो गया है। जी मानसी, फिलाडेल्फी कॉरिडोर जिसकी आप बात कर रही हैं 14 किलोमीटर लंबा जोन है जिसे बफर जोन कहा जाता है और गजा मिस्र की सीमा पर है। और फिलहाल गजा में मिस्र के रास्ते राहत सामग्री है वो यहीं से पहुंच रही है। मंगलवार को इसराइल के एक हमले में रफा के पश्चिम में बसे अल मवासी राहत कैंप में 21 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें से आधी यानी जो आधे आंकड़े हैं उनमें महिलाएं शामिल हैं, लगभग 12 महिलाएं। इसे लेकर इसराइल की कड़ी आलोचना हो रही है। हालांकि इसराइल ने इस इलाके में गोलीबारी करने के आरोप से इनकार किया है। इसराइली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने बीबीसी से कहा, I can tell you categorically that the IDF does not strike tents. इसराइली सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं आपको साफ तौर पर बता सकता हूं कि इसराइली सेना ने टेंटों पर हमला नहीं किया। गजा के आम लोगों और टेंट फलस्तीनी नागरिकों के लिए ये टेंट इसराइल ने ही लगाए थे। कुछ घटनाएं होती रहती हैं। रविवार शाम को हमने 2 आतंकवादियों पर हमला किया और 45 मीटर की दूरी के रॉकेट दागे थे। हम आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं, आम लोगों को नहीं। अगर गजा में आम लोगों को सुरक्षित रख रहा है तो वो इसराइल ही है। लेकिन इस हमले से पहले रविवार को रफा के दक्षिण में ताल अल सुल्तान इलाके में इसराइल ने एक हमला किया था जिसमें 45 लोगों की मौत हुई थी। युद्ध से बचकर आए बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इसी इलाके में थे और इसे लेकर इसराइल की जो आलोचना शुरू हुई थी वो अब तक थमी नहीं है। इस हमले से इस कैंप में आग लग गई थी जिससे मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया था, जिसके बाद इसराइली पीएम नेतन्याहू ने इसे दुखद कहा और कहा कि इसकी जांच की जाएगी। जी, इसराइल ने हमले से इनकार नहीं किया है लेकिन कहा है कि सेना ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया था और हमास के 2 वरिष्ठ सदस्यों को खत्म किया था। इसराइली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि सेना ने बेहद कम विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। Our ammunition alone could not have ignited a fire of this size. We are looking into डैनियल हगारी कह रहे हैं, हमने जो विस्फोटक इस्तेमाल किया वो इतने परिणाम नहीं दे सकता था कि उससे आग लग सके। हम हमारे निशाने के पास हमास के हथियारों का गोदाम होने समेत सभी तरह की संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी नहीं थी और हो सकता है कि यही आग का कारण हो। आपको ये जानना चाहिए कि अक्टूबर 7 के बाद हमास यहाँ सक्रिय रहा है। मानसी, इसराइल ने हमले की जगह के पास हमास के हथियारों का डिपो है उसके होने का इशारा किया है, लेकिन इसराइल के इस दावे को यूके में मौजूद फलस्तीनी मिशन के प्रमुख ने सिरे से खारिज कर दिया है। डैनियल हगारी के बयान के बाद फिलिस्तीनी मिशन के प्रमुख हुसाम जोमलॉट ने कहा, This is lying and they've been lying all along. There was airstrikes. प्रमुख जोमलाट कह रहे हैं ये झूठ है, ये हमेशा से झूठ बोल रहे हैं। इसराइल जानता है कि वहाँ लोग पनाह लिए हुए हैं और वो जगह सेफ जोन में आती है। इसके बाद भी वहाँ हवाई हमले हुए हैं। वो इसराइली सेना ही थी जिसने लोगों से अल मवासी की तरफ जाने को कहा, वही इलाका जहाँ रविवार को उसने बम बरसाए, कई लोगों को मारा और कईयों को घायल कर दिया। रविवार को हुए हमले की चौतरफा आलोचना हुई। वहीं इस हमले के बाद अल्जीरिया ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में वो रफा में इसराइली कार्रवाई को खत्म करने के लिए प्रस्ताव देगा। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के खिलाफ आए प्रस्तावों को अब तक अमेरिका ने वीटो किया है, लेकिन अब उस पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। मानसी, आज सुरक्षा परिषद की बैठक का दिन है। उससे पहले तुर्की के रिसेप तैयब अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की तीखी आलोचना की। अंकारा में अपनी एक पार्टी की ही बैठक में उन्होंने कहा, 21. yüzyılda canlı yayınla tüm insanlığın izlediği bir soykırımı रिसेप तैयब अर्दोआन कह रहे हैं, अगर आप 21वीं सदी में हो रहे जनसंहार को नहीं रोक सकते जिसे दुनिया टीवी पर लाइव देख रही है तो आप किस काम के हैं।
अगर दुनिया का भविष्य सुरक्षा परिषद के 5 देशों की मर्जी पर छोड़ दिया गया तो उन इमारतों की क्या जरूरत है, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है और इतने लोगों को नौकरी पर रखने की क्या जरूरत है। जनसंहार रोकना तो दूर की बात, यूएन गजा में अपने राहत कर्मियों तक की रक्षा नहीं कर पा रहा है। मानवता ही नहीं बल्कि गजा में यूएन की भावना भी मर चुकी है, ऐसा उन्होंने कहा। कार्यक्रम में यहाँ शामिल करते हैं यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा को और सबसे पहले यही पूछते हैं, रिजब तैयप अर्दोआन बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अर्दोआन जो हैं वो लगातार इसराइल पर आक्रामक वक्तव्य देते रहे हैं और पहले तो ये माना जा रहा था कि वहाँ पर इस्तांबुल और अंकारा में जो मेयर का चुनाव हो रहा था उसको लेकर के उन्होंने अपना रुख बदला था, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसराइल और तुर्की के बीच जो है संबंध लगातार अच्छे बुरे जो इस तरह हैं वो एक दोनों के दरमियान जो है लगातार मतभेद नजर आए हैं। 2010 में संबंध जो है विच्छेद हो गया था, फिर बाद में तुर्की ने संबंध जोड़े और माना यह जा रहा था कि वो काफी कुछ पश्चिमी देशों के दबाव में उसने ऐसा किया था, लेकिन फिर उसके बाद संबंध एक बार फिर गजा युद्ध शुरू होने के बाद बिगड़ गए और तब ये माना जा रहा था कि वहां के लोकल स्थानीय चुनावों की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन स्थानीय चुनाव हो चुके हैं। वहां पर अर्दोआन की पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उनका रुख जो है वैसा ही बना हुआ है और वो अभी भी काफी इसराइल को लेकर के आक्रामक दिख रहे हैं। जी, और नेतन्याहू के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं त्साकी हनेगबी, उन्होंने आज कहा कि युद्ध इस साल के आखिर तक खत्म नहीं होगा, ये उनका आकलन है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो ये बयान दिया है त्साकी हनेगबी ने, वो दरअसल जिन लक्ष्यों को लेकर के इसराइल आगे बढ़ा था और ये सारे जो हैं वो डिक्लेयर्ड लक्ष्य हैं। ये 3 बातें जो है अहम बातें की गई थी इसराइल की तरफ से, जिसमें पहला था कि हमास का खात्मा, दूसरा जो है वो वहां से हमले जो हैं वो ना हो पाए और बंधकों की रिहाई। ये 3 लक्ष्यों को लेकर के इसराइल वहां पर दाखिल हुआ था और देखें तो आज के तारीख में तीनों ही में जो है इसराइल को कामयाबी नहीं मिली है। तो शायद उनका कहने का अर्थ यह है कि जिन लक्ष्यों को लेकर के इसराइल आगे बढ़ा था उसको पूरी तरह से मुकम्मल उसमें कामयाबी पाने के लिए इसराइल को अभी काफी समय लगेगा और ये 2024 के अंत तक भी जो है ये शायद संभव ना हो पाए। और अगर हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बात करें, 75% हिस्सा अगर इसका इसराइल ये कहता है कि हमारे कब्जे में है और ये मिस्र और गजा के बीच की जो है पूरी पट्टी है जो इस दोनों को जोड़ती है और यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग्स भी हैं। इसका क्या असर पड़ सकता है फिलिस्तीन पर या गजा पर? देखें, ये भी बयान जो आया है 75% जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इसराइल का नियंत्रण बन चुका है, वो भी त्साकी हनेगबी के ही तरफ से आया है। और ये जो कॉरिडोर है, ये जो बरामदा जो कहा जा रहा है, ये बड़ा ही अहम जो है कॉरिडोर है 14 किलोमीटर का। और इसराइल वर्षों से ये शिकायत इसराइल की रही है कि इस कॉरिडोर के मार्फत ही वहां पर आर्म्स की स्मगलिंग होती रही है, वहां पर हथियार आता रहा है। क्योंकि वैसे भी अगर आप गौर करें तो गजा में एक ही रास्ता है गजा में अंदर प्रवेश करने का या वहां से बाहर निकलने का, और वो है मिस्र को होकर के वो जाता है और वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर को होकर के जाता है। तो अगर वहां पर इतने अस्त्र मिले हैं, इतने हथियार वहां पर हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, तो जाहिर है कि वो उसी मार्ग से वहां पर जो है उसको लाया गया है। ये तो इसराइल का कहना है। हमें जी, तो ये इसराइल की तरफ से आरोप लगता रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो देखें, इसराइल और मिस्र के बीच जो है कूटनीतिक संबंध है और एक जो शांति दोनों देशों के बीच जो शांति वार्ता हुई, उसके बाद जो समझौता हुआ, वो काफी हद तक कामयाब रहा है। लेकिन फिर भी आपको ये मानना होगा कि मिस्र के अंदर भी 2 धड़े हैं। एक तरफ रजीम है, जो शासक वर्ग है, उसका रवैया बिल्कुल अलग है, लेकिन जो आम आबादी है उसका इसराइल को लेकर के उसकी सोच जज्बात जो है वो काफी अलग है। और ज्यादातर जो सैनिक हैं या फौजी है जो इस कॉरिडोर में या बाकी जो इस तरह के बॉर्डर एरियाज को जो संभालते हैं, वो मिस्र के ही लोग हैं, वो आम लोग हैं। उनकी सोच जो है वो रजीम के सोच से अलग हो सकती है और ये काफी हद तक दिखा भी है। तो माना यह जा रहा है कि वहां पर जो है काफी लापरवाही बरती जाती रही है और इसी वजह से हमास और बाकी जो वहां पर चरमपंथी संगठन है वो हथियार और बाकी चीजें अंदर ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन क्या इसका असर बेहद जरूरी है कि इसराइल की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि ये बेहद जरूरी है कि उसका किसी तरह का नियंत्रण इस कॉरिडोर पर रहे।
लेकिन इसराइल के इस कॉरिडोर पर नियंत्रण होने से क्या जो राहत सामग्री जा रही है उस पर असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल असर पड़ रहा है, क्योंकि मिस्र ने वहां पर रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है और मिस्र के तरफ से बार बार ये मांग की जा रही है कि इसराइल जो है वो इस इलाके को खाली करेगा तभी वो खोलेंगे। और इसराइल का ये कहना है कि उसने किसी तरह से राहत सामग्री के प्रवेश को लेकर के उसने कोई रोक नहीं लगा रखी और वो सहायता भी करेगा मिस्र की, लेकिन वो मिस्र पर दोष जो है दोषारोपण कर रहा है इसराइल। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और बाकी संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि चूंकि अभी इसराइल का एक बड़े हिस्से पर गजा में नियंत्रण है और वो एक तरह से उसको ऑक्यूपाइंग पावर बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे में इसराइल की यह जिम्मेदारी है कि वहां पर राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पहुंचे और लोगों तक पहुंचाया जा सके। जी हम एक ये भी ट्रेंड देख रहे हैं कि कई लोग जो हमारे जो भारत में भी कई कलाकार हैं जो ऑनलाइन कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, रफ़ा के लिए बात कर रहे हैं, तो उनको भी बॉयकॉट करने का एक ट्रेंड चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है रफ़ा के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे लोग जो हैं कई सारे वीडियोस और पोस्ट शेयर कर रहे हैं जो आम लोग हैं। जी देखें, एक तरह से आप गौर करें तो काफी हद तक इसराइल जो है वो घिरता जा रहा है। कई तरह के दबाव इसराइल के ऊपर जो है वो नजर आ रहे हैं। तमाम विश्वविद्यालयों में जो है प्रदर्शन चारों तरफ नजर आ रहे हैं। यूरोपीय देशों में जो है एक मुहिम छिड़ गई है इसराइल के खिलाफ और इस रफा की कार्रवाई को लेकर के, और कई 3 यूरोपीय मुल्कों ने जो है देशों ने मान्यता दे दी है फिलिस्तीन को, और कहा जा रहा है कि और भी कई सारे ऐसे देश हैं यूरोप में जो कि सोच रहे हैं इस बात को लेकर के। आईसीसी में जो है अरेस्ट वारंट की बात चल रही है नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गलांट के खिलाफ, और वहीं पर आईसीजे ने इस तरह का रूल, तो आईसीजे का जो रूलिंग आया है कि कार्रवाई को फौरी तौर पर बंद किया जाए, तो इस तरह के दबाव चारों तरफ से इसराइल पर बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो है इसराइल के लिए एक जो अहम जो चीज जो देखने को मिल रही है जो इसराइल के पक्ष में है वो ये है कि अमेरिका, जिसका बड़ा कड़ा रुख नजर आया था इसराइल के खिलाफ, अभी अमेरिका कह रहा है कि रफा की जो कार्रवाई है वो काफी सीमित है और उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि इसराइल पर बहुत इसराइल के खिलाफ, हालांकि उसने निंदा की है रविवार की घटना को, इसराइल ने भी अफसोस जाहिर किया है, लेकिन फिर भी अमेरिका का जो है रुख थोड़ा नरम नजर आ रहा है। और ऐसे में लगता है कि अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये करारदाद जब ये प्रस्ताव रखा जाएगा तो शायद अमेरिका फिर इसराइल के बचाव में खड़ा हो जाए, जैसा वो पहले करता रहा है। तो ये थे यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और। Now we have come to the building where the bomb shelter. We're hearing the news about possible attacks. जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। अगर आपके देश में समस्याएं हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है भारत में, ये आपका प्रॉब्लम है। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। और इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, और वो है बढ़ता तापमान। मौसम विभाग के अधिकारियों ने देश के उत्तरी और पश्चिम हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। कल राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में आज तो रिकॉर्ड जो है 50 के ऊपर ही पहुंच गया। जी, मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि धूप में निकलने से बचें और गर्मी में रहने से, यानी खड़ी धूप में रहने से बचें। लू लग सकती है, पानी पिएं, हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। जो पहले से बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनका भी अधिक ध्यान रखा जाए। साथ ही अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अस्पतालों को गर्मी की स्थिति के मद्देनजर तैयार रहने को भी कहा है। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की जो है वो छुट्टी होनी चाहिए और इस दौरान उनका वेतन नहीं काटा जाना चाहिए। जी, राजस्थान के जयपुर में मौजूद मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि अभी भी हीट वेव जो है उसका असर जारी रहेगा। उन्होंने आने वाले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी दी। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा
गंगानगर, फलोदी और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 49 डिग्री और इससे ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा यदि देखें तो दक्षिणी राजस्थान के यानी उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी रिकॉर्ड की गई है। वहीं मानसी बिहार में गर्मी के कारण कई स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने की खबरें आई हैं और बेगूसराय में स्कूली बच्चों के गर्मी से प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। इसी दौरान मौसम विभाग ने लेकिन एक अच्छी खबर भी दी है। कुछ दिनों बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, ऐसा उनका कहना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने इसके कारणों के बारे में बताया। कुछ दिन पहले से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे थे और कल भी काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहे। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारे राज्यों में प्रिवेल हुई। इवन टेम्परेचर 47 से ज्यादा भी थे और हमारा यही अनुमान है कि आज भी जो टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या एक अच्छी न्यूज कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए। तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम के तापमान में बदलाव हो सकता है। ये है बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे इस किस्म की गुंडागर्दी और इस किस्म की भाषा आज तक इस देश में किसी गृह मंत्री ने नहीं की। बस कुछ ही दिनों में 7वें और आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है भारत में। अगर श्रोताओं की टिप्पणियों की बात करें तो मैं YouTube का रुख कर रही हूँ। राजेंद्र सिंह हैं जो कह रहे हैं कृपया देश वैज्ञानिक तौर और तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करे। रमेंद्र त्रिपाठी हैं जो कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं जो सबसे बेईमान साबित हो रहे हैं। किस मुद्दे पर बात करें ऐसा समझ नहीं आ रहा है। मुंशीराम भकर हैं जो कह रहे हैं गर्मी जो है वो बहुत बढ़ रही है। राजेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। मनीष तिवारी हैं। राम जन्म हैं जो कह रहे हैं कि हमास ने बंधकों को क्यों नहीं अब तक छोड़ा है। गिरज शंकर यादव हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अमरुद्दीन हैं और मोहम्मद तौफीक आलम है जो इसराइल और अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं कुलदीप सिंह झाकड़ फेसबुक पर लिखते हैं कि फतेहाबाद हरियाणा के आसपास मौसम बदला है, बूंदाबांदी हुई है। श्रीकांत सिंह लिख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों का जीवन बेहाल हो रहा है। हीरालाल रॉय ने खबर दी है कि बिहार में स्कूलों को आज से बंद किया जा रहा है। और सुदीप साहू लिखते हैं कि जंगलों को खत्म करने में सरकार का हाथ है, ये उनका कहना है जी। तो ये सब फेसबुक पर इस तरह की और टिप्पणियां भी हमारे पास आ रही हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। अब बात चुनावी हलचल की। चुनावी हलचल में अगर मानसी हम बात करें तो जल्द आखिरी जो चरण है मतदान का वो होने वाला है। 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होगा। 4 जून को जो है इलेक्शन रिजल्ट सामने आएंगे। आपको बता दें कि जो 7वें चरण का मतदान होगा इसमें जिन राज्यों में वोट डाली जाएगी वो है बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़। मतलब 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव होने वाला है। जी, 8 राज्यों की 57 सीटें इस बार चुनाव के लिए होंगी। और अगर अहम चेहरों की हम बात करें तो वाराणसी से नरेंद्र मोदी और अजय राय हैं, गोरखपुर से रविकिशन, मंडी से कंगना रनौत, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी, बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल और जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी हैं इस बार। तो जहां तक आपने चेहरों की बात कर ली है, अब अगर पंजाब की बात करें तो वो आजकल चर्चा में है। आप कारण बताना चाहेंगे मानसी? पंजाब की 13 सीटों पर मतदान होना है। बीते चुनावों में यहाँ 8 पर कांग्रेस जीती थी, 1 पर आम आदमी पार्टी, 2 पर भाजपा और 2 पर शिरोमणि अकाली दल जीती थी। और इस बार चुनाव यहाँ पर चर्चा में है अमित शाह के एक बयान के कारण। लुधियाना में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है।
पंजाब के विकास के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। चुनावी हलचल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव। तो आम आदमी माफ कीजिएगा, लुधियाना में अमित शाह ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे, बीजेपी ने सरकार बनाई अगर, तो उसके बाद 4 जून के बाद पंजाब में जो सरकार है वो नहीं रहेगी। उसके बाद यहाँ फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। और अमित शाह के बयान के बाद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमित शाह की बात का जवाब दिया। सुनते हैं भगवंत मान ने क्या कहा। अमित शाह जी लुधियाने आए सी, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ सीएम नहीं रहूगा। इलेक्शन तो सेंटर सरकार दी है। वहीं केजरीवाल ने क्या कहा, ये सुनते हैं। इस किस्म की गुंडागर्दी और इस किस्म की भाषा आज तक इस देश में किसी गृह मंत्री ने नहीं की। आप इन 92 एमएलए को कैसे सरकार कैसे गिराओगे? आपके पास क्या प्लान है? पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे, सीबीआई भेज के डराओगे या खरीदोगे? संजीव जी, ये सारे बयान आपने सुने, क्या कहना है आपका? देखिए, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में जो 36 का आंकड़ा है, वो बात आप दोनों बयानों से भी समझ सकते हैं कि तू डाल डाल में पात पात। वो जिस तरह से अमित शाह बोलते हैं उससे भी कुछ आगे 2 कदम आगे बढ़ के तीखी भाषा और बड़ा स्पष्ट और पहना जवाब अरविंद केजरीवाल देते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं इनके जैसे एक फांस की तरह चुपते हैं आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल। बाकी तो बात स्पष्ट है, वहां पे आप पार्टी का काफी जबरदस्त बहुमत है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी। तो केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार आती भी है तो किस तरह से वो गिरा सकते हैं या हटा सकते हैं, तो बहुत दूर की बात है। ये तो खैर एक चुनावी रैली में अमित शाह का दिया हुआ भाषण था, उसको इतनी ज्यादा गंभीरता से मेरे ख्याल से प्रेक्षकों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपसी नोकझोंक के लिए आप बनाम बीजेपी, ये एक और दिलचस्प प्रकरण हो गया। लेकिन पंजाब में किसानों का आंदोलन, उसके बाद केजरीवाल की जेल, और हम जानते हैं पंजाब और दिल्ली दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके बाद अमित शाह का ये बयान, क्या इसका असर आप चुनावों पर देखते हैं? मुझे नहीं लगता चुनावों पे कोई असर होगा। देखिए, वो इस बार बीजेपी हमेशा अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी इससे पहले। इस बार बीजेपी अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़े होकर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो थोड़ा सा उनकी भाषा में और थोड़े से उनके जो तेवर हैं वो ज्यादा तीखे हैं, क्योंकि एक तरह से उनको नई पारी खेल रही है बीजेपी पंजाब में। और कई पुराने लोग, कांग्रेसी खासकर सुनील जाखड़ से लेके बिट्टू तक, जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, उसकी बिना पे 2-4 सीटों पे बीजेपी की दावेदारी भी वहां मजबूत है। तो ये इसको तो मैं चुनावी जो एक रंगत होती है उससे ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता किस कारण पे और किस बिना पे सरकार डिसमिस हो सकती है, ऐसे चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार बने, बीजेपी बने। तो ये तो अपने मोराल को एंड्यूस करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा उत्साहित करने के लिए और थोड़ी जनता में किस किस्म का जोश भरने के लिए, या मतलब मुझे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नजर आता नहीं शाह साहब के बयान में। और उड़ीसा के में अगर बात करें तो उड़ीसा की 6 सीटों पर मतदान होना है। आज बारीपदा में एक रैली हुई थी मोदी की, उसमें उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मैं इस गर्मी में इतना कैंपेनिंग करता नहीं। If he is to form a committee, I suggest he form a committee to look into the... माफ कीजिएगा, ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बयान है। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक की उम्र को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि इस बार जो है उड़ीसा को एक उड़िया मुख्यमंत्री मिलेगा, पहली बात, और दूसरा कि नवीन पटनायक की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। जिसके जवाब में नवीन पटनायक ने कहा कि अगर कमेटी बनानी ही है तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ बनाएं जो इस तरह की फर्जी खबरें फैला रहे हैं। ये जो चल रहा है उम्र को लेकर बयान, 73 साल के मोदी, 77 साल के नवीन पटनायक, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर 50 दिन और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहते हैं ना, मतलब ये चुनाव जीतने के बाद, तो वो भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। सब पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे, चाहे ज्योति बासु का या किसी और चीफ मिनिस्टर का। और ये भी स्पष्ट बात है कि जैसे कई राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं और उनके नेता
वो बीजेपी का रास्ता रोके खड़े हैं, बीजेपी को बढ़ने देने से उन राज्यों में। उड़ीसा उनमें से एक राज्य है। दूसरी उड़ीसा की खास बात यह है कि उड़ीसा उन गिने चुने राज्यों में है इस बार, उड़ीसा, बंगाल और एक दो मतलब जो बीजेपी की कैलकुलेशन के अनुसार जहां पे वो सीटें शायद बढ़ा सकते हैं। 21 में से 8 पहले ही थी, बढ़ के कितनी होंगी और 4-5 बढ़ जाएंगी, खैर वो अलग दिखता है। लेकिन डायरेक्टली नवीन पटनायक को अटैक करना और विशेषकर उनकी हेल्थ पे अटैक करना। 2 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें जो नवीन पटनायक के पांडियन साहब हैं, जो पहले उनके प्रमुख सचिव थे, वो अब वरिष्ठ नेता हो गए हैं बीजेडी के, उन्होंने उनका वीडियो था कि वो नवीन पटनायक बोल रहे हैं मंच से, उनके हाथ पूरी तरह से कांप रहे हैं, हिल रहे हैं और वो उसको पीछे कर रहे हैं, मतलब कैमरे की नजर से दूर कर रहे हैं। तो नवीन पटनायक की हेल्थ को लेके बातें बहुत सालों से चल रही हैं, जैसे नवीन पटनायक ने खुद कहा 10 साल से ये चर्चा चल रही है, लेकिन उनकी हेल्थ वैसे काफी दुरुस्त है। अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त और प्रमुख बहुत बड़ी टेलीविजन पर्सनालिटी थोड़े दिन पहले ही मिली थी, 1 हफ्ते पहले, और 1.5 घंटे नवीन पटनायक के साथ थे। उन्होंने भी ये बात गौर की थी कि हाथ बहुत शेक कर रहे थे, बट अदरवाइज मतलब मेंटली और फिजिकली काफी अलर्ट और चुस्त दुरुस्त लग रहे थे नवीन पटनायक। सो अगेन ये उड़ीसा टर्फ की जो लड़ाई है वो अब व्यक्तिगत होके ये स्वास्थ्य के मुद्दों पे आ गई है। जी शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव। तो ये था आज का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। हमारी मुलाकात आपसे कल शाम 7:30 बजे होगी। तब तक मुझे और मानसी दास को विदा दीजिए।